Good morning, guys. Good morning. A very, very good morning, you all. welcome to iPace. तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर हैं, अच्छे हैं। बहुत दिनों बाद यहाँ पे लाइव आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है मेरा। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग शिवाजी, आकांक्षा, चेतना, अभिषेक, श्रुति। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल। तो सेशन में जुड़ जाइए और सेशन को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे वो भी यहाँ पे जुड़ सके। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, एग्जाम में बहुत कम समय बचा है तो इस समय को बेस्ट वे में किस तरह से यूटिलाइज किया जा सके उसके बारे में बात करेंगे पार्ट ए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड में। तो मेरी यही कोशिश होगी और आपकी भी यही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पार्ट ए में अटेम्प्ट आप लोग करके आओ जिससे कि आपका जो स्कोर है वो बूस्टअप हो, क्योंकि आप बी और पार्ट सी की जो प्रिपरेशन है वो तो करते रहते थ्रू आउट द ईयर, बट पार्ट ए कहीं ना कहीं नेग्लेक्टिंग होता है। बट उसको बेस्ट वे में आपको परफॉर्म करके आना है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने इस सीरीज को रखा है। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए बहुत। तो सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, नाउ गुड मॉर्निंग सैयद, राज, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का जो सेशन रहेगा हम किस तरह से उसको करेंगे, 2022 यानी कि लास्ट ईयर जून में जो क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर के वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं। तो हमेशा से मैं हर सेशन में आप लोगों से कहता हूँ कि भाई जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप लास्ट 5-6 साल के करके जाओगे तो बिलीव मी बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि लास्ट जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है क्या पार्ट ए के जनरल एप्टीट्यूड में क्या केवल अगर लाइफ साइंस है तो क्या लाइफ साइंस के ही करें? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंडेटरी आप किसी भी ब्रांच के कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड सेम कॉमन रहता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जुड़ जाएं। तो आई होप सभी लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं और सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अपने कॉपी और पेन लेके आप लोग रेडी रहो क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, तो जिसमें आप लोग खुद का पहले दिमाग लगाएं कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे हर एक सेशन में हम करते हैं कि 2 मिनट का समय देते हैं, तो आप उस समय सीमा के अंदर पहले क्वेश्चंस को पढ़ो और समझो और उसके बाद मुझे यहाँ पे बताएं। तो बताइए, आर यू रेडी? तो मैं पहला सवाल आज का आपकी स्क्रीन पे दे दूंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुमित्रा। तो आप लोग जुड़ जाओ भाई। तो अभी भी कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे रह गए हैं तो उनको भी शेयर करिए और सेशन को बराबर से लाइक करिए, क्योंकि ये जो हमारे सेशन है ये जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम इसको करने वाले एग्जाम मैपिंग सीरीज। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिया जाए। ओके, ठीक है। चलिए, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल आज के सेशन का ये रहा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो इनको छोड़ना नहीं है, एक एक उठा उठा के सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, बट स्टिल मैं यहाँ पे 2 मिनट का समय आपको देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि वो एग्जाम क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है कि आखिर वो कह क्या रहा है। कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे दिए गए होते हैं भाई, बहुत लेंदी होते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो भी लेंदी है
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऐसा, बट यूजुअली नहीं होता है। क्वेश्चन जितना ही लेंदी दिखता है, बट अगर सही चीज आपने क्वेश्चन में पकड़ ली कि भाई ये दे रखा है और ये निकालना है, तो बाकी की चीजों पे ध्यान नहीं देना है। तो जो करेक्ट आंसर है वो पोल पे आप लोग मार्क कर सकते हो। सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रेक्स, यानी कि जो ट्रेन्स के जो सेट हैं वो कितने कम से कम हमको यहाँ पे मिनिमम नंबर्स चाहिए रिक्वायर्ड टू रन द सर्विस। इस सर्विस को अगर हमको रन करना है तो कम से कम कितने यहाँ पे ट्रेन्स के सेट हमको रिक्वायर्ड है। चलिए, तो समय हो चुका है आप लोगों का समाप्त। अब क्वेश्चन को देख लिया जाए। देखिए, सवाल कह रहा है इट इज प्रपोज टू इंट्रोड्यूस डेली ट्रेन बिटवीन चेन्नई एंड न्यू दिल्ली, यानी कि हमको दिल्ली और चेन्नई और न्यू दिल्ली के बीच में ट्रेन की जो सर्विस है वो स्टार्ट करनी है, राइट। इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली डिपार्टिंग एट ईच स्टेशन एट 6 PM, यानी कि शाम के 6 बजे दोनों साइड से, यानी कि चेन्नई से भी और दिल्ली से भी, दोनों साइड से हमको ट्रेन को चलाना है और इस ट्रेन की सर्विस को बोथ साइड यानी कि दोनों साइड से शुरू करनी है। इफ द ट्रेवल टाइम इज 36 आवर्स, यानी कि जो चेन्नई और न्यू दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन, तो एक ट्रेन को 36 आवर्स लग जाते हैं, यानी कि एक दिन 12 घंटा। 36 घंटे का मतलब क्या, 1 डे एंड 12 आवर्स। अब ये कह रहे सर्विस को चालू करने के लिए और हर रोज 6 बजे उस ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए दोनों साइड से कम मिनिमम कितनी मुझे यहाँ पे ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कि भाई चेन्नई और न्यू दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 36 आवर्स में कंप्लीट किया जाता है। लेट से 12-12 घंटे के मैं 3 यहाँ पे सेट ले लेता हूँ, और शार्प 6 बजे, शाम के 6 बजे दोनों एंड से इस ट्रेन को अगर हमने स्टार्ट किया, तो एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करी और एक ट्रेन हमने यहाँ से स्टार्ट करी है। अब भाई एक दिन में यानी कि 24 घंटे में ये ट्रेन यहाँ पे पहुंच पाएगी, ये वाली ट्रेन यहाँ पे पहुंच जाएगी। अब अगले दिन के 6 बज गए शाम के, तो हमको एक दोबारा से दूसरी ट्रेन स्टार्ट करनी है। इस सर्विस को हमें रेगुलर यानी कि रोज शुरू करना है। तो यानी कि 2 ट्रेनें तो अभी रास्ते में ही है भाई, इनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमको मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन करनी है। तो यानी कि एक दूसरी ट्रेन को भी हमको यहाँ पे चलाना पड़ेगा शार्प 6 बजे नेक्स्ट डे, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन विल बी 4, यानी कि 4 ट्रेनें यहाँ पे हमको चलानी पड़ेंगी इस सर्विस को चलाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया ना? चीजें अगर समझ में आती तो आसान लगती है। तो मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम तो भाई 4 चलानी पड़ेंगी, 4 से कम में काम नहीं चलेगा। फर्स्ट ट्रेन तो पहुंच जाएगी ना, पहली वाली ट्रेन नहीं, दोनों को चलाना है भाई 6 बजे 6 PM को पे हमको दोनों ट्रेन को स्टार्ट करना है बोथ एंड से, राइट। अगर शाम के 6 बजे ट्रेनें अगर एक चेन्नई और दूसरी न्यू दिल्ली से स्टार्ट होती है तो क्या होगा, यानी कि एक दिन बाद यानी कि पूरे 24 घंटे बाद ये जो ट्रेन है जो कि चेन्नई से निकली है कहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे। और जो न्यू दिल्ली से निकल रही है भाई कहाँ पे पहुंचेगी, वो यहाँ पे। यानी कि एक और 2 नई ट्रेन की यहाँ पे जरूरत हमको पड़ेगी, जो कि अगले दिन 6 बजे इन दोनों पोजीशन से हमको स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्लियर?
ऑप्शन नंबर 3 4 होगा भाई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताएं भाई, फटाफट से बताएं, क्योंकि बात 24 घंटे बाद क्या होगा, दोनों कहीं पे बीच में होंगी रास्ते में। जब तक ये इस एंड पे नहीं पहुंच जाएंगी तब तक हम इसको दोबारा से चालू स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब दो नई ट्रेन्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी आफ्टर 24 आवर्स। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल, टेक योर टाइम, अपना समय लें और मुझे इसका आंसर करें। गुड मॉर्निंग गाइस, जुड़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे एक डाइस की बात करी है कि भाई एक डाइस को रोल किया गया है, तो उसके ऊपर बेसिस सवाल। डाइस से सवाल हमेशा आता है कि डाइस को 2 बार रोल किया गया है और कभी कभी 3 बार भी रोल कर देता है। तो आपको जैसे कि पता है कि नंबर ऑफ केसेस इन अ डाई इज 6 टू दी पावर n, यानी कि अगर एक बार रोल करूंगा तो 6 की पावर 1, 2 बार रोल करूंगा 6 की पावर 2, यानी कि 36 आउटकम्स हो जाएंगे उसके। तो वैसे ही 2 बार इस डाइस को हमने रोल किया है, थ्रो किया है। फिफ्टीन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर 2। चलिए, हमसे कह रहे हैं टू फेयर डाइस आर थ्रोन, यानी कि 2 डाइस को रोल किया गया है। तो आप सभी को पता है अगर 2 डाइस को रोल करते हैं तो देयर आर 6 टू दी पावर 2, यानी कि 2 बार रोल किया गया, यानी कि देयर आर 36 आउटकम, 36 आउटकम बनते हैं। The number of cases where the number appearing on the upper face of the first die is not less than that on the lower face of the second die। इसका मतलब क्या है, हमसे कह रहा है ये बताइए, वो वाले केसेस मुझको बताइए जिसमें हमारा जो नंबर जो अपियर हो रहा है अपर फेस में। अब ये देखो, दिस इज अ डाई, जो अपर फेस में जो नंबर आ रहा है एक बार रोल करके, वो नंबर इज नॉट लेस देन, वो कह रहा है वो नंबर छोटा नहीं है किससे, जो लोअर डाई में जो नंबर आ रहा है उससे छोटा नहीं हो। ऐसा कितने बार होगा? अब जरा ध्यान से देखिए, यू नो दैट देर आर 36 आउटकम्स। अब भाई 36 आउटकम्स में से वो वाले केस आप काउंट कर लो जिसमें हमारा नंबर या तो बड़ा है, यानी कि बड़े वाले केस कितने हो जाएंगे भाई, देखो। सबसे पहले आप देखो, कह रहा है डाई नॉट लेस देन द नंबर दैट इज इन लोअर फेस। तो सबसे पहला जो केस है दैट इज 1,1 1,2। नॉट लेस कह रहा है तो हम लेस वाले काउंट कर लेंगे क्योंकि लेस वाले कम हमारे पास ऐसे केसेस बनेंगे, जैसे 1,2 1,3 1,4 1,5 एंड 1,6। तो 1 वाली रो में तो ये सारे हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट देखो 2 वाली रो में, देखो 2 वाली रो में हो जाएगा 2,3 2,4 2,5 एंड 2,6। कितने हो गए?
उसके बाद 3,4, 3,5, 3,6, ये सारे लेस वाले कह रहा हूं। ये नंबर क्या है, इससे लेस है। अब देखो नेक्स्ट 4,5, 4,6 और एट लास्ट 5,6। तो ये सारे के सारे जो केसेस हैं इसमें आप देख रहे हो ये जो नंबर है ये क्या है, सबों में लेस है, इससे लेस है। लेस वाले जितने भी नंबर्स हैं उसको पहले मैंने काउंट कर लिया, तो कुल मिला के कितने हो गए, 5, 4, 9 और 12 यानी कि 15। तो देयर विल बी 15 सच नंबर्स। ऐसे कितने नंबर होंगे, 15। लेकिन हमको ये निकालना है कि अपर फेस ऑफ द डाई इज नॉट लेस देन, लेस वाले नहीं चाहिए मुझे, मुझे आइदर ग्रेटर वाले चाहिए या इक्वल वाले चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 ये भी काउंट हो जाएंगे। यानी कुल मिला के 36 में से ये 15 वाले जो केसेस इसको अगर मैं माइनस करता हूँ देन वी विल गेट 21 सच नंबर्स विच आर नॉट लेस देन द that ऑफ द लोअर फेस। समझ में आ गई बात, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। देखो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं ऑप्शन नंबर 3 में और ऑप्शन नंबर 4 में। हमसे ये वाले केसेस नहीं पूछ रहा है, साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है कि दैट शुड बी नॉट लेस देन दैट ऑन द लोअर फेस, लोअर फेस से लेस नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? अगर समझ में आ गया तो भाई लिख दो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो गया। क्वेश्चन को जरा ध्यान से आप लोग पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा बस वो लैंग्वेज का ही ट्विस्ट करता है, वो तो लैंग्वेज में ही फंसाता है वो, तो उसको जरा ध्यान से कर। क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है, यही बहुत से स्टूडेंट की यहाँ पे दिक्कत है, क्वेश्चन को समझ नहीं आता, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा एग्जामिनर सेट करता है कि भाई क्वेश्चन में ही आपको फंसाता है। क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, होता वही है जो आप लोगों ने पढ़ा है, बट लैंग्वेज बस वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। जब आप प्रीवियस ईयर के सवाल करोगे ना उठा के, तब वो समझ में आएगा। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, यही एक मेथड है जो कि बेस्ट है। आपको बस काउंट कर लेने की लेस वाले कितने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रेटर वाले और इक्वल वाले मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है। ऐसे सवाल को देखो एग्जाम में कभी भी छोड़ना नहीं, ये फॉर्मूला सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जिसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है। What is the angle between the hour and minute hand of a clock at 3:15? 3:15 हो रहे हैं, तो हमको ये बताना है दोनों के बीच में एंगल कितना। व्हाट इज द एंगल? ऑप्शन नंबर 4। ओके, सभी लोग करें भाई। इसका जो एक फॉर्मूला है दैट इज एंगल इक्वल टू 1/2 60h - 11m। चलिए, अब 3:15 है, यानी कि कितने घंटे हैं? h का वैल्यू 3 है, m का वैल्यू यहाँ पे 15 है। नाउ 60 इंटू h -11 इंटू m, एंड दिस इज मॉड, ये मॉड लगा है बाहर, यानी कि सारी की सारी जो वैल्यू होंगी दैट विल बी पॉजिटिव, एंड दिस विल बी
165 and you will get 1/2 into this will be plus 15 यानी कि 7.5 डिग्री। That will be the angle. Option number 4. तो इस फॉर्मूले को याद रखें, एंगल इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 60h माइनस 11m। h का मतलब है यहाँ पे अर्थ से और m का मतलब है यहाँ पे मिनट से। कुछ भी टाइम अगर दिया गया है, जैसे कि 4:30 हो रहा है, तो h की जगह आप लगाओगे 4, m की जगह लगाओगे 30 यानी कि 30, यू विल गेट द एंगल। अब अगर अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से इट इज -50 आ रहा है मॉड के अंदर और बाहर है 1/2, इसको सॉल्व करके माइनस का 50 आ रहा है, तो जब भी मॉड होता है, मॉड का मतलब दो पैरेलल लाइन, इसका मतलब होता है कि नेगेटिव वैल्यू अंदर आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू +50। तो अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा, ठीक है, तभी आ जाता है 25। तो इस तरह से तो मॉड का ध्यान देना है, एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, दैट्स वाई हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। टेक योर टाइम। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है सपोज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, इस तरह से d की वैल्यू 4 अप टू z की वैल्यू 26। ये सारी की सारी प्लेस वैल्यू दे रखी है, यानी कि a का नंबर 1, b का नंबर 2, इस तरह से दीज आर कॉल्ड प्लेस वैल्यूज। नाउ हमसे कह रहा है ये जो आपको इक्वेशन दे रखा है a माइनस एम, b माइनस एम, c माइनस एम अप टू s माइनस एम अपॉन m माइनस जेड, m माइनस वाई, m माइनस एक्स अप टू m माइनस टी, इसका क्या वैल्यू होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन? इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज, ये फुल फॉर्म है आईपीएस का भी। चलो ऑप्शन नंबर 1, ओके। चलिए देखते हैं भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखो, इस तरह के सवालों में हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करना है। क्या? अब हमको पता है a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, इस तरह से हमें वैल्यू दे रखी। अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हर जगह m आ रहा है, यानी कि m को माइनस करना है, और यहाँ पे a, b, c, d, e यानी कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स दे रखे हैं। अच्छा, अगर कहीं पे c माइनस एम, डी माइनस एम अप टू s माइनस एम, बीच में कहीं पे m माइनस एम भी तो आएगा, आएगा कि नहीं? हाँ या ना? बीच में कहीं पे m माइनस एम भी आएगा, और m का प्लेस वैल्यू दोनों जगह, यानी कि दोनों जगह सेम वैल्यू है, और ये सब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है। तो ऊपर जहां पे m माइनस एम आएगा, दैट वैल्यू शुड बी 0, वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी, सभी लोगों को पता है। तो m माइनस एम अगर 0 है, अपॉन में फिर कुछ भी आ जाए, अपॉन में फिर नेगेटिव टर्म आ जाए, चाहे पॉजिटिव टर्म आ जाए, चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए, बट एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा नीचे 0 तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा 0? जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे है z, y, x, t, t तक है, यहाँ पे m है हर जगह, तो कहीं पे बीच में m माइनस एम आएगा क्या? m माइनस एम आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। देखो z, y, x कहाँ तक है? t, t के कहीं बाद में आता है m, यानी कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पीछे से चला जाए तो t के तो बाद में आएगा ना m, यानी कि m माइनस एम नहीं बनेगा,
यानी कि नीचे जो भी वैल्यू बनेगी दैट विल बी नॉन जीरो, नीचे की जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू। बात समझ में आती है? अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो इसका जो रिजल्ट है दैट विल बी ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो ये है सवाल। यहां पे कहीं भी मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, बस मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई यहां पे कहीं पे m माइनस एम वैल्यू बनेगा, दैट मीन्स इस सब की जो कैलकुलेशन होगी दैट विल बी जीरो, बट नीचे जो टर्म बनेगा दैट विल बी नॉन जीरो टर्म। अब वो नेगेटिव है पॉजिटिव है हमको नहीं मतलब, हमको मतलब है कि भाई नीचे नॉन जीरो वैल्यू बन रहा है, यानी कि अगर जीरो बनता तो वो जीरो बाई जीरो की फॉर्म आता, तब वो इनडेफिनिट होता, यानी कि तब वो हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट नीचे नॉन जीरो वैल्यू आने का मतलब है इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी ऑलवेज जीरो, क्योंकि जीरो अपॉन समथिंग, जीरो अपॉन समथिंग यानी कि टू ले लो, उसका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा जीरो ही आएगा, सिंपल। बिल्कुल आप वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन वैल्यू को ही तो पुट नहीं करना है, बिना वैल्यू को पुट करे हमको आंसर करना है। वैल्यू पुट करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, फिर तो एक तरह से वो सिंप्लीफिकेशन का सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो ये सारे के सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, अलग अलग सेट्स की। डेटा इंटरप्रिटेशन एक सवाल जरूर आएगा, या तो पाई चार्ट से आता है, या बार ग्राफ से आएगा, या एक लाइन ग्राफ से आएगा, आएगा जरूर। एप्टीट्यूड का मैपिंग सीरीज एक दिन हुआ था लाइफ साइंस चैनल पे, लेकिन अब जो मैपिंग सीरीज हम इस चैनल पे, एप्टीट्यूड चैनल पे ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जुड़े रहें डेली 11 बजे। चलिए इस सवाल को करें और मुझे फिर बताएं। वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड एट द सेंटर सी पास्ट, यानी कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे पास हुए हैं उसका परसेंटेज हमको निकाल। क्लास विल बी अराउंड 1 आवर, 1 घंटे का ही क्लास होगा आपका, तो लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। यहाँ पे हमको दो पाई चार्ट दिए हैं, चार्ट 1 एंड चार्ट 2। चार्ट 1 रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, किसी कॉलेज में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं अलग अलग स्ट्रीम में वो हमको दे रखे हैं, तो अलग अलग सेंटर्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे हमको दे रखा है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि पास है, जो पास हो गए हैं उस पर्टिकुलर सेंटर से, उसका परसेंटेज दिया गया है। चार्ट 1 shows the center-wise breakup of 8,000 students who appeared for an examination center A to F. Chart 2 shows the breakup of the 4,800 students who passed, यानी कि जो पास हो गए हैं उस पर्टिकुलर सेंटर से उनका परसेंटेज दे रखा है। अब देखिए जरा, हमसे कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड एट द सेंटर सी, यानी कि सेंटर सी में जो अपीयर हुए हैं स्टूडेंट्स उनका कितना परसेंट, उनका कितना परसेंट स्टूडेंट यहाँ पे पास हुए हैं। बहुत आसान है भाई, 8,000 का 12% स्टूडेंट अपीयर हुए हैं सी में, हमको निकालना है परसेंटेज। 8,000 का 12% स्टूडेंट अपीयर हुए हैं सेंटर सी में,
तो सेंटर सी में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? सेंटर सी के जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स appeared that are 12% of 8,000, यानी कि 960 960 स्टूडेंट अपियर हुए हैं सेंटर सी में। अब पास कितने हुए हैं? पास हुए हैं भाई 20%। किसका 20%? 4800 का। पास्ड फ्रॉम सी सेंटर 4800 का 20% स्टूडेंट यहाँ पे पास हुए हैं, यानी कुल मिला के 960 स्टूडेंट। यानी कि जितने भी स्टूडेंट अपियर हुए थे सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पे पास हो चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आती है क्या कह रहा है? What percent of the student who appeared at the center C passed? किसका 20% पास हुए हैं भाई? जितने स्टूडेंट यहाँ पे अपियर हुए हैं उसका, जितने स्टूडेंट बैठे थे उतने ही स्टूडेंट यहाँ पे पास हो चुके हैं, यानी कि दिस विल बी 100%। दिस विल बी व्हाट? 100%। ठीक है, इज इट क्लियर? बिल्कुल। तो मान के चलें एक डीआई से सवाल जरूर आएगा, तो उसको करके जरूर आना, क्योंकि बहुत आसान सवाल होता है। या तो रेशियो के ऊपर पूछ देगा, आइदर फ्रॉम द रेशियो और फ्रॉम द एवरेज, या हमसे परसेंटेज में सवाल पूछ सकता है। चलिए अगले सवाल पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बिल्कुल आसान सवाल होंगे एप्टीट्यूड में, बिलीव मी। तो उन आसान सवालों को पहले कर लेना और उसके बाद अपने हिसाब से क्वेश्चंस को आपको चूज करना, क्योंकि 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो आपको फायदा ही फायदा है, छोड़ के नहीं आना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मेनी रेवोल्यूशंस अप्रोक्सीमेटली विल अ व्हील ऑफ 56 सेंटीमीटर डायमीटर मेक इन ट्रेवलिंग 22 किलोमीटर। यानी कि एक ऐसा व्हील जिसकी डायमीटर 56 सेंटीमीटर है, उसको मुझे घुमाना है और आगे बढ़ना है। अब कह रहा है अगर उसको 22 किलोमीटर तक उस व्हील को चलाया गया तो बताइए कितने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रेवोल्यूशन लगाए जाएंगे, यानी कितनी बार वो कंप्लीटली उसे घुमाया जाएगा जिससे वो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। उसका डायमीटर हमको गिवन है 56 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर मैंने बहुत से यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स में बताया है, और इस सेशंस में भी हम बात करेंगे एग्जाम मैपिंग में। डोंट वरी अबाउट दैट, हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे टच करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1, ओके। चलिए अब ये बात देखो, हमको निकालने हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। सो द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बेसिकली क्या होगा? जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है? 22 किलोमीटर्स।
भाई ऊपर जो हमको लेंथ दे रखी है दैट इज इन सेंटीमीटर, वो हमको सेंटीमीटर में दे रखी है, तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर्स के अंदर। तो 22 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 22,000 मीटर्स हो गया। पहले तो कन्वर्ट कर लिया आपने, उसके बाद क्या करो, उसके बाद भाई 10 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर्स में आपका ये चेंज हो जाएगा। समझ में आती है बात? चले, अब हमसे ये कह रहा है कि 56 सेंटीमीटर डायमीटर का एक हमारे पास व्हील है, उसको मुझे रोटेट करना है और 22 किलोमीटर तक, तो कितने रेवोल्यूशन हो जाएंगे? तो सिंपली क्या करेंगे, द टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस मुझको चलना है, डिवाइडेड बाय द एक सरकमफेरेंस, यानी कि एक बार अगर वो रोटेट होता है तो कितना लेंथ चलता है, वो हमको अगर पता चल जाए तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे। यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। बात समझ में आती है मैं क्या कर रहा हूं? देखो फॉर एग्जांपल, ये 22 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझको चलना है और ये जो व्हील है मेरा एक बार कंप्लीटली रोटेट होता है, तो फॉर एग्जांपल इतना डिस्टेंस चल लेता है, फिर एक बार और कंप्लीटली रोटेट होगा तो इतना डिस्टेंस चल लेगा। तो ऐसे कितने रोटेशन ये लेगा कि 22 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा? तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस से एक रिवोल्यूशन का जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हम टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ जाएंगे। सिंपल। नाउ व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील? दैट विल बी 2 पाई आर। रेडियस विल बी 56 का आधा। 56 का आधा मतलब 28। तो यहाँ पे हम रेडियस लगा रहे हैं, इसको थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, so the total distance is divided by the circumference of that wheel, you will get the number of rotations. 10 या 100, 10 या 100 मतलब देखो ना, पहले यहाँ पे 22 किलोमीटर था, हमने पहले उसको मीटर में चेंज किया है 1000 से मल्टीप्लाई करके, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। अब ये मीटर्स में जब ये चेंज हो गया तो एक मीटर के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ यू आर राइट, मीटर्स को मैंने क्या करा, सेंटीमीटर्स में चेंज किया है ना, तो एक जीरो और लगेगा, राइट। ठीक है। देखो मैंने जैसे गलती करी यहाँ पे, आपको नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम में देखो दो ऑप्शंस आपके सामने होंगे, आपके सामने। इसके बारे में बात कर लेते हैं, आपके सामने इस तरह से दो ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको दिखेगा भाई आंसर आ गया मेरा 1250। बस आप ऑप्शन को खोजोगे, जहां पे आंसर ये होगा आप बस उसको खोजोगे और उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। आप दूसरे ऑप्शन को देखोगे ही नहीं, और आपने कहीं पे एक जीरो की मिस्टेक करी होगी, दैट्स वाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी गलत ऑप्शन को चूज कर लोगे, तो ये बिल्कुल फिर बड़ी गलती है। ठीक है, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करिए, इस तरह से मेरी तरह गलती मत करके आना। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, 12500। ठीक है, तो जीरो की मिस्टेक से ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ ऐसे यूजुअली गलती हो जाती है, हम उसको उस समय हमें लगता है नहीं है गलत, बट बाद में एक जीरो की मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वहां पे टाइम लेके ध्यान से ऑप्शन में टिक लगाना। चलिए अगले सवाल पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस, हर एक टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सवाल पूछा गया था स्पीड टाइम डिस्टेंस से। सो टेक योर टाइम एंड टेल।
एनीवन बताएं भाई आंसर। चलिए पोल आपके सामने है तो इसको आंसर करें। हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा पर्सन टेक्स 1 hour मोर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 km/h कंपेयर टू वॉकिंग एट 3 km/h। अब ये कह रहा है कि एक पर्सन 1 घंटे का समय ज्यादा लेता है, कब? जब उसकी स्पीड 2 km/h के बजाय 3 km/h होती है। यानी कि जब उसकी स्पीड 2 km/h होती है तब वो 1 घंटा ज्यादा लेता है एज कंपेयर टू व्हेन ही इज ट्रेवलिंग और वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 km/h। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। पहले स्पीड थी उसकी 3 km/h, अब उसकी स्पीड हो गई 2 km/h, जिसकी वजह से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है द डिस्टेंस इज, कितना डिस्टेंस यहाँ पे चलना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। 2, ओके। ऑप्शन नंबर 2 कह रहे हैं 6 किलोमीटर। अब जरा ध्यान से देखिए, वी नो दैट द स्पीड इज 3 km/h, here we have 2 km/h, राइट। सभी को पता है भाई स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:3। अब ये कह रहा है जब 3 km/h की स्पीड से चलता है और जब 2 km/h की स्पीड से चलता है तो टाइम 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। 1 hour का डिफरेंस है। वैसे कितने का डिफरेंस है 2 और 3 के बीच में? 1 का ही तो डिफरेंस है। यानी कि दिस विल बी 2 hours और दिस विल बी 3 hours। 2 घंटा हो जाएगा और ये 3 घंटा हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस कितने का है? 1 घंटे का डिफरेंस है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड मल्टीप्लाई बाय द टाइम, यानी कि 6 किलोमीटर। अब चाहे इसको मल्टीप्लाई करो चाहे इसको मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो चला जा रहा है वो फिक्स है। तो सभी का आंसर एकदम ठीक है, 6 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पावर डोज में भी करवाया था, ओके ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने एक बार, ठीक है। तो ऐसा स्पीड टाइम डिस्टेंस क्वेश्चन एवरेज से भी आ सकता है, ठीक है। एवरेज के ऊपर भी सवाल बने हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस की भी आप लोग प्रैक्टिस करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इसका आंसर तो आप ऑप्शंस को देखते ही कर सकते हो, क्योंकि आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बस ऑप्शंस को देख के ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइजली रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ अ स्पीड मेजरमेंट। प्रिसीजन किसे बोलते हैं? यानी कि जब हमें एक्यूरेट यानी कि एग्जैक्ट मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू अगर हमको दिखती है उसको हम बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू। तो इन चारों में मोस्ट प्रिसाइज किसको बोलोगे? ऑप्शन 1 को, 2 को, 3 को या 4 को? मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू यानी कि पॉइंट से जितने प्लेस ज्यादा, पॉइंट से जितने प्लेस ज्यादा मैं यहाँ पे आपको वैल्यूज प्रोवाइड करता हूं वो वैल्यू उतनी ही प्रिसाइज वैल्यू कहलाती है, यानी कि उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू। तो पॉइंट से जितने ज्यादा मैं आपको डेसिमल तक आंसर देता हूं दैट इज मोर प्रिसाइज वैल्यू।
ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ रहा है। ओके चलिए, अब अगर इसे ध्यान से देखोगे 125 स्पीड कितनी है 125। अब पॉइंट्स में यानी कि अगर मैं आपसे पूछूंगा और एक्यूरेट बताओ, यानी कि पॉइंट्स में कहीं ना कहीं और भी वैल्यू होगी, उसको भी बताइए। भाई यहाँ पे तो प्रिसाइज वैल्यू नहीं नजर आ रही है हमको। अब इसको देखा जाए तो यू विल गेट 125, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 125 बन जाएगा। तो यानी कि ये दोनों वैल्यू जो है सेम है, तो ये दोनों तो ऑप्शन से बाहर हो जाएंगे। अब जरा इसको ध्यान से देखो, 125 के बाद पॉइंट के बाद दो जीरो लगे हैं और 125 के बाद दो जीरो लगे हैं और यानी कि पॉइंट के दो प्लेस तक यहाँ पे वैल्यू बताई गई है। ठीक है, तो यानी कि जो एक्यूरेसी है यहाँ पे 2 प्लेस तक है। अब यहाँ पे देखोगे 1.250, तो यहाँ पे पॉइंट्स के 3 प्लेस तक वैल्यू यहाँ पे बताई गई, यानी कि दिस इज मोर प्रिसाइज वैल्यू, मोर एक्यूरेट वैल्यू। पॉइंट्स के जितने प्लेस ज़्यादा उतने ही एक्यूरेट वैल्यू ज़्यादा, तो एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा होगी ऑप्शन नंबर 4। अगर हम कंपेयर करें चारों को तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। समझ गए? मुझे क्वेश्चन में कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पे इनटू करके 10 टू दी पावर समथिंग भी है, बट अगर क्वेश्चन केवल ये होता तब इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होता। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है देन ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा। तो ऐसे पजल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि मैंने लॉजिकल डिडक्शन टॉपिक के अंदर ये सब चीज़ मैंने आपको कवर करवाया है। तो टेक योर टाइम, 2 मिनट का समय लें और इसको करें। we have to find the we have to find that statement which is necessarily true, जो कि हर हाल में ट्रू होगा। तो इस तरह से पजल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही मज़ा आता है नहीं करने में। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। एनीवन, कोई करेगा आंसर भाई इसका? अब जरा क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अ फैमिली ऑफ मदर फादर डॉटर सन एंड हिज वाइफ। एक फैमिली के अंदर मदर है, फादर है, डॉटर है, सन है और उसकी वाइफ, यानी कुल मिला के 5 लोग। पोज फॉर अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ के लिए ये पांचों लोग बैठे हैं। ऑक्यूपाइंग सिक्वेंशियल पोजीशन ABCDE, यानी एक सिक्वेंशियल पोजीशन में बैठे हैं। कैसी पोजीशन? A B C D और E, इस तरह से बैठे हैं, राइट।
इन अ लाइन, एक लाइन के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है आंसर, ओके 3 भी आ रहा है। अब ये कह रहा है स्पाउसेस आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि जो स्पाउसेस है यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो एक दूसरे के बगल में बैठेंगे, एक दूसरे के नेक्स्ट बैठेंगे। एंड द डॉटर इज नेक्स्ट टू हर मदर, यानी कि जो डॉटर है अपनी मदर के बगल में बैठेगी, पड़ोस में बैठेगी। अब ये कह रहा है इफ ई इज ऑक्यूपाइड बाय द सन, यानी कि ये चीज फिक्स है कि जो ई वाली जो पोजीशन है ये किसने ऑक्यूपाई कर ली है, सन ने। अगर ई पोजीशन पे सन बैठेगा तो हमसे ये कह रहा है कि जो स्पाउसेस हैं वो नेक्स्ट टू ईच अदर बैठेगी। अगर यहाँ पे सन है तो उसकी वाइफ यहाँ पे बैठेगी बगल में, ये कंपलसरी है, नेसेसरी है। और जो डॉटर है अपनी मदर के साथ बैठेगी, और जो मदर है वो फादर के साथ ही बैठेगी क्योंकि स्पाउसेस आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अब कैसे कैसे बैठ सकते हैं जरा ध्यान से देखिए, मदर और फादर, और कह रहा है मदर और डॉटर एक साथ बैठना चाहिए। अगर डॉटर को यहाँ पे बैठाया जाए, अगर डॉटर को यहाँ पे बैठाया जाए तो मदर कहाँ बैठेगी फिर, उसके बगल में, और मदर के बगल में फिर फादर बैठेंगे। तो एक पोजीशन तो ये हो गई। अब सेकंड पोजीशन के बारे में बात करते हैं। वाइफ और सन को यहाँ पे बैठा दो। अब नेक्स्ट पोजीशन मदर की देखो इस साइड हो गई कि भाई मदर अगर यहाँ पे बैठाई जाए तो फादर इस बार इधर बैठ गए, फादर इस बार इधर बैठ गए, और मदर के एडजेसेंट यानी कि जो नेक्स्ट है वो डॉटर बैठ गई। क्या इन दो केस के अलावा कोई और तीसरा केस बनेगा क्या? कोई तीसरा केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मदर को फिर यहीं पे बैठाना पड़ेगा जिससे फादर और डॉटर इनके नेक्स्ट बैठ पाए, क्योंकि मदर की जो पोजीशन है वो फिक्स है, बी पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। अब कह रहा है ए इज ऑक्यूपाइड, कह रहा है नेसेसरली ट्रू, हर हाल में यानी कि दोनों केसेस में वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ए इज ऑक्यूपाइड बाई फादर, ए वाली जो पोजीशन है वो फादर ने ऑक्यूपाई कर रखी है। भाई केस नंबर 2 में कर रखी है लेकिन केस नंबर 1 में नहीं करी है, दैट्स वाई इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू। बी इज ऑक्यूपाइड बाय द मदर, बी इज ऑक्यूपाइड बाय द मदर, ठीक है, ये एकदम ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सी इज ऑक्यूपाइड बाय द डॉटर, ऑक्यूपाई एक केस में करी है। डी इज ऑक्यूपाइड द डॉटर, ये तो बिल्कुल भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर नेसेसरी ट्रू का मतलब होता है कि जितने भी केसेस बन रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हर केस में वो चीज वैलिड होनी चाहिए और ट्रू होनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट मीन्स जस्ट नेक्स्ट, यानी कि पड़ोस में बैठा है, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, बस पड़ोस में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई, और अगले सवाल में, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल। तो आप लोग डेली 11 बजे यहाँ पे शार्प जुड़ जाइए, और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। करें इसको। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ओके।
सवाल समझ में आया? देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 4 जर्सीज विद द प्लेयर्स नेम प्रिंटेड, यानी एक बॉक्स के अंदर 4 जो प्लेयर्स हैं उनकी जर्सी पड़ी हुई है और हर एक जर्सी में उस पर्टिकुलर प्लेयर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। द 4 प्लेयर्स पिक अप अ जर्सी ईच एट रैंडम, यानी कि जो 4 प्लेयर हैं अपनी जो बिना देखे उस बॉक्स से जर्सी उठा लेते हैं। उन्हें नहीं पता भाई नाम उनका है कि नहीं, बस वो रैंडमली चारों लोग उठा लेते हैं। ईच एट रैंडम नंबर ऑफ प्लेयर्स वेयरिंग देयर ओन जर्सी कैन नॉट बी, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो खुद की जर्सी पहन रहे हैं उनका नंबर नहीं हो सकता है। यानी कि एक प्लेयर ऐसा हो जो अपने नाम की जर्सी पहना हो, एक प्लेयर नहीं हो सकता है। क्या एक प्लेयर नहीं हो सकता है? क्या 2 प्लेयर नहीं हो सकता है? या 3 नहीं हो सकते हैं? 4 नहीं हो सकते? ये हमको सोचना है। देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैन नॉट बी कह रहा है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें कि भाई क्या पूछ रहा है। 4 में से एक होगी रिमेनिंग, 3 कैन नॉट बी। ओके, एक एक करके बात कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं भाई चारों में से जर्सी है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, देयर आर 4 जर्सीज। अब मैं मान लेता हूं कि भाई उनमें से एक ऐसा प्लेयर है जो कि अपनी जर्सी नहीं पहनता है। प्लेयर्स वेयरिंग देयर ओन जर्सी कैन नॉट बी। अब एक प्लेयर है जो कि खुद की जर्सी पहन रहा है, बाकी कोई भी अपनी जर्सी नहीं पहन रहा है। जैसे कि 2 पहन ले रहा है 4 की, 3 पहन ले रहा है 2 की और 4 पहन ले रहा है 3 की। ऐसा पॉसिबल है जब केवल एक प्लेयर खुद की जर्सी पहन रहा हो, तो ये तो पॉसिबल है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, जब एक खुद की जर्सी पहन रहा है, जब 2 प्लेयर्स खुद की जर्सी पहन रहे हैं तब क्या हो सकता है? देखो मान लेता हूं 1 खुद की पहन रहा है और 2 भी खुद की पहन रहा है, आगे 3 4 की पहन लेता है और 4 3 की पहन लेता है, तो ये भी पॉसिबल है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट, जब 3 लोग अपनी जर्सी पहनते हैं, मान लेता हूं 1 खुद की पहनेगा, 2 भी खुद की पहनेगा, 3 भी खुद की पहनेगा, तो भाई 4 को भी खुद की पहननी पड़ेगी क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। एक ही जर्सी बचेगी और चौथे वाले को खुद की जर्सी पहननी पड़ेगी। यानी कि ये वाला केस यहाँ पे नहीं बन सकता जब 3 प्लेयर्स अपनी अपनी जर्सी पहन रहे हैं और चौथा वाला प्लेयर दूसरी की जर्सी पहन रहा है। दूसरी वाली जर्सी बची ही नहीं तो पहनेगा क्या? यानी कि ये वाला जो केस है, थर्ड वाला केस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही कह रहा है कैन नॉट बी। इनमें से कौन सा केस पॉसिबल नहीं है? ये वाला। चारों के चारों खुद की पहन सकते हैं लेकिन 3 प्लेयर खुद की जर्सी नहीं पहन सकते हैं, वो फिर 4 वाला ही केस बन जाएगा। समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर? तो यही कह रहे हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स वियरिंग देयर ओन जर्सी, खुद की जर्सी पहनने वाले लोग की जो संख्या है वो 3 नहीं हो सकती, क्योंकि 3 केवल नहीं होगी, होगी तो 4 होगी या 2 होगी या 1 होगी, 3 नहीं होगी, तो कैन नॉट बी 3। क्वेश्चन नहीं समझ में आया जिसको, मैं दोबारा से समझा देता हूं। देखो ध्यान से अब देखना शुरू से। 4 जर्सी पड़ी है एक बॉक्स के अंदर। अब 4 अलग अलग प्लेयर्स हैं, उनके उसमें नाम लिखे हैं। अब चारों को जर्सी को उठाना है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है खुद की जर्सी पहन रहे हैं, खुद की जर्सी, खुद के नाम की जर्सी पहन रहे हैं, उनकी जो संख्या है वो इन चारों में से कौन सी नहीं हो सकती। अब एक प्लेयर खुद की जर्सी पहन रहा हो, वो तो पॉसिबिलिटी है भाई, ऐसे कि खुद की जर्सी पहन रहा है, बाकी अलग अलग की जर्सी पहन रहे हैं। अब 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो खुद की जर्सी पहन रहे हैं और बाकी 2 अलग अलग की जर्सी पहन रहे हैं। 3 लोग खुद की जर्सी अगर पहनेंगे तो चौथा ऑटोमेटिकली खुद की ही पहनेगा। तो 3 लोग कभी भी
अपनी जर्सी नहीं पहन सकते, क्योंकि वो वाला केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि 3 अगर खुद की जर्सी पहनेंगे तो चौथा वाला भी ऑटोमेटिकली फिर खुद की ही पहननी पड़ेगी। यानी कि 4 वाला केस बन सकता है, 2 वाला और 1 वाला, बट 3 वाला केस नहीं बन पाएगा। तो कैन नॉट बी कह रहा है, कैन नॉट बी 3। ठीक है, तो दैट वाज द क्वेश्चन। तो बस ये था आज का सेशन, जिसमें हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन करे हैं। तो ऐसे ही सेशन आते रहेंगे पूरे वीक और उसके नेक्स्ट वीक भी। तो बस आप लोग यहाँ पे 11 बजे जुड़ जाओ, और एग्ज़ाम तक फोकस होके यहाँ पे अगर एप्टीट्यूड आप लोगों ने कर लिया तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आओगे ही आओगे, मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहो आप बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, कल भी 11 बजे क्लास होगा सुमित। चलिए, वेरी गुड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। कल भी आइए और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।